कर दिया, अब अपने हिसाब से कर देना चालू। चलिए, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है एक नए क्लास में। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ लाइव हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है यूपीएससी को अच्छी तरीके से समझने का। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं बेसिक्स को कवर करना। बेसिक्स क्यों? जिससे आप समझ पाए कि क्या सेंस है तैयारी का, कैसे हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अच्छी तरीके से पीटी और मेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। इवन आप देखें इंटरव्यू की लेवल को भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ओवरऑल एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो शब्द है, इनकी जो भाषा है, इनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत शानदार है। ठीक है, बहुत सरल सारगर्भित है, जिसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट जो हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। कल का चैप्टर हम लोग का यही चल रहा था, और जैसा कि मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर कैसा रहा, तो चलिए फिर से देखते हैं। नगर और शिल्प से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को ये चीजें वहां से मिली हुई हैं, जैसे पत्थर है, कांसे हैं, तांबे हैं, इनकी धातुएं मिली है। मैंने पूरी चर्चा आपसे किया है। मैंने यहाँ आपको एक चीज बताया था कि आपको दिमाग में रखना क्या है कि खासतौर से देखेंगे तो लोहा जो है, ठीक है, लोहा यहाँ से नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? लोहा, है ना। लोहे की उत्पत्ति जो है ये होती है वैदिक काल में। कहा? वैदिक काल में। वैदिक काल में लोहे की उत्पत्ति कहाँ होती है? वैदिक काल में। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अन्य धातुएं जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो कुछ चीजें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके चलना होगा। जैसे लोहा जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी आप ऑप्शन में देखोगे तो आप उसे काट दोगे, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलता है। सॉरी, ये वैदिक काल में मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं मिलता है। तो कोई चलिए, हाँ, अब हम लोग देखते हैं जैसे कि ये कुछ मूर्तियां हैं। ठीक है, देखिए लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि भारत में सबसे पहले कपास की जो खेती थी, है ना, कपास की, कॉटन की जो सबसे पहले एग्रीकल्चर था वो कहाँ होता था? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। कपास, ठीक है, क्या है? कपास की खेती सबसे पहले कहाँ होती थी? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े, अवशेष में चांदी के फूलदान, ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि कपड़े बनाने के जो सबसे प्राथमिक कारखाने हैं या सबसे प्राथमिक प्रमाण है वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, क्योंकि कपास यहाँ पे मिलता है। कॉटन, और अच्छी तरीके से आप जानते हैं कॉटन गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा कपास उपजाने की क्षमता होती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगर देखिए तो हमने लिखा इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। देखिए, वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण होता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मुहरे तथा पच्चीकारी आदि सभी चीजों में एक स्पेशलिटीज होती है। अर्थात इनके दौर में जो बनाई गई चीजें होती थी वो नॉर्मल लोगों के द्वारा नहीं थी, बल्कि बहुत ही विशेषज्ञ, कहा जाता है ना, बहुत ही अच्छे जानकारों के द्वारा बनाई गई चीजें होती थी। तो स्पेशलिटीज दिखती हैं, इसमें क्वालिटीज दिखती है कि कितने शानदार तरीके से उन्हें बनाया गया था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं भी होंगी, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि देखिए इनकी जो भी प्रमाण हमें मिले हैं वो पुरातात्विक हैं। राइट है ना, क्या है? पुरातात्विक हैं, तात्विक स्रोतों से मिले हुए हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करते हैं कि
साहित्यिक स्रोत या रिटन सोर्स जो होता है वो हमें नहीं मिलता है, रिटन नहीं होता है, राइट है ना, जिसे लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ओके, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू तथा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग पर नीले तथा हल्के समुद्री शैवाल के हरे रंग होते हैं। देखिए कितने ये लोग अवेयर थे चीजों को लेकर के, कितनी बेहतरीन तरीके से इनको बनाते थे, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कच्चे माल की खोज कैसे हुई दोस्तों। देखिए रॉ मटेरियल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रॉ मटेरियल्स के बारे में कैसे जानकारी मिली। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो देखिए कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और देखें तो किसान या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। कैसे? जैसे लकड़ी या जैसे जो रॉ मटेरियल जो प्रकृति नेचर में पाया जाता है, ठीक है, उसे हम कच्चा माल के रूप में कहेंगे। और बाद में हम देखते हैं कि जिन माल को जिस उस कच्चे माल को जब हम परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक उत्पादित माल हो जाता है, एक तैयार माल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कच्चे माल को, कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। इससे कपास हुआ तो हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया। कैसे हो गया? वो हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन अगर हम लोग कहें, ठीक है, इसी से जब हम क्लॉथ बना देते हैं, ठीक है ना, क्लॉथ बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो रॉ मटेरियल्स का है, कच्चे माल है, और उससे बनी हुई जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं? प्रोडक्ट के रूप में हमारे यहाँ देखी जाती है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। अर्थात इस समय आप देख सकते हैं कि आयात और निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, आयात और निर्यात, ये दोनों इस समय मौजूद था। लोग ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने यहाँ की वस्तुओं पर ही टिका हुआ बाजार था, नहीं, ठीक है। इनका जो बाजार था, इनका जो पूरी सिस्टम था, वो देखेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे निर्भर करता था। अब देखेंगे अगर आप देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे, ठीक है, संभवतः आज के राजस्थान से। और देखिए राजस्थान का जो प्लेस है खेतड़ी, समझ गया ना, राजस्थान में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है खेतड़ी। क्या नाम है? खेतड़ी की खान, ठीक है। खेतड़ी की खान जो है ये राजस्थान में है, और यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। किसका? तांबा का आयात किया जाता। जहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था। देखिए तांबा और कहां से मंगाया जाता था? ओमान से। अब आप समझेंगे कि जो हमारा रिलेशन था, जो प्राचीन काल में भारत का रिलेशन था, वो कहां से कहां तक था? पश्चिम एशियाई देशों से भी था, है ना, पश्चिम एशियाई देशों से भी देखा जाता है, ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे को साथ में मिलाया जाता था। धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था। देखिए टीन कहां से लिया जाता था? ईरान से। देखिए ये सारे प्रश्न ना आपसे पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों का अंदाजा लगेगा कि कितना शानदार लिखा गया है एनसीईआरटी, और बेस्ड है हमारे लिए। देखिए सोने का आयात कर्नाटक से। देखिए आज भी कर्नाटक में गोलकुंडा की खान है ना, गोलकुंडा की खान है। यहाँ से आप देखेंगे तो हम देखें तो यहाँ से बहुत अच्छी हम चांदी और सोने को आयात करते हैं। बहुमूल्य पत्थर पर आयात अगर कहें गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जी बिल्कुल। तो ये चीजें आपको सेगमेंट में दिमाग में रखना है। ओके, देखिए नगरों में रहने वाले भोजन। चलिए अब हम भोजन पे आते हैं, फूड्स पे आते हैं। देखिए जो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे वे अनाज उगाते थे, है ना, ग्रेन्स उगाते थे। अनाज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे आज अनाज का मतलब ये हो गया कि कृषि, है ना, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। किस चीज को हम लोग दिमाग में रख रहे हैं? एग्रीकल्चर। हमारे लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए जानवर पालते थे, ठीक है। अर्थात कहा जाए कि कृषि में मिश्रित कृषि होती थी। मिश्रित कृषि का मतलब क्या हो गया? ठीक है,
कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर जैसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कृषि भी कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हम जानवर भी पाल रहे हैं, क्योंकि देखिए कृषि के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे बेस रह करके ही जानवर को पाला जा सकता है। ओके, तो आप देखेंगे किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान तथा पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। देखिए जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जो हल था, है ना, वो खासतौर से हमें क्या मिलता है, मिट्टी का हल मिलता है, दिखाया गया है ना, प्रतीकात्मक रूप में, या लकड़ी का हल मिलता होगा, ठीक है, लकड़ी का है, या कुछ धातुओं को भी हल बनाए जाते होंगे, ठीक है, जैसे वनावली वगैरह से मिला है, तो कांच से तांबे के हल मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा लोहा नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, वरना आप गलत कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, देखिए यहाँ लिखा, क्योंकि ये प्रायः किससे बने, लकड़ी से, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं, इस पर बारिश कम होती थी और इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ठीक है, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी के तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो बिल्कुल सेम इट इज जैसा आज हम अपने देखते हैं, वही कंडीशंस आपको पहले भी मिलती थी। अब चलिए देखते हैं आपके गुजरात का जो हड़प्पा स्थल है, देखिए वो कैसा था। देखिए कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे धौलावीरा एक नगर है, ठीक है। देखिए धौलावीरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। धौलावीरा अभी आप जानते हैं इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसे जल्दी ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है धौलावीरा जो है देखिए धौलावीरा जो है वह हम देखेंगे अगर तो वो है गुजरात में, और यहां से देखिए ये जो है ये तीसरा सबसे बड़ा नगर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ से बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे अगर हम लोग कहें तो पहली बार अक्षर प्रणाली, अक्षर का मतलब आप समझते हैं ना, वर्ड सिस्टम है ना, लेखन प्रणाली, ठीक है, लेखन प्रणाली मतलब 0 से लेकर के आपको 9 तक के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है, कुछ वर्ण भी हमको मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है एक स्टेडियम, ठीक है, भूकंप की जानकारी, ठीक है, बहुत ऐसे चीजें यहाँ से मिलती हैं। जब हम लोग इसको डेप्थ वाली क्लास में आएंगे तो आपको और सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे। देखिए धौलावीरा 3 भागों में बांटा गया था, और सबसे बड़ी बात है जो 3 भागों मतलब 3 भागों में क्या कह रहा है कि एक तो हो गया अपर, है ना, अपर, मिडिल, ठीक है, और लोअर, ये 3 भागों में बांटा गया था, और तीनों फोर्टियर्ड थे, है ना, तीनों फोर्ट थे, अर्थात तीनों को किले नुमा आकृति से घेरा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एकमात्र स्थल है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में धौलावीरा जिसे पूरी तरीके से किससे, है ना, क्या है, उसे घेरा गया है किले की आकृति से, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे इस नगर में एक खुला मैदान भी है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। मैंने कहा ना कि स्टेडियम है, आपको बहुत बड़ा स्टेडियम यहाँ से मिले। कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया पाया गया है। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है। आमतौर पर कहा जाए कि हड़प्पा के लेख मुहर जैसे वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी है जिसके किनारे लोथल बसा हुआ है। लोथल एक नगर है। अब देखिए लोथल को अगर हम लोग बात करें हाँ, अब देखिए यहाँ पे लोथल को अगर हम लोग लेके चलें, लोथल, तो लोथल में आप क्या देखोगे यहाँ पे भैया कि लोथल जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, ओल्डेस्ट, प्राचीनतम बंदरगाह है। क्या है? प्राचीनतम बंदरगाह है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से कीमती पत्थर जैसे आसानी से मिल जाते हैं, पत्थर, संग, धातु आदि यहाँ से बहुत आसानी से मिलते हैं। फारस की मुहरे जो हैं, अर्थात ये बंदरगाह था, तो यहाँ से पता आपको चलेगा कि व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, बिजनेस क्लास के बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ से फारस की मुद्राएं भी मिली हैं, फारस की मुद्रा भी यहाँ से मिली हुई है। और यहाँ से जहाज बनाने के लिए, जहाज है ना, बनाने की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर Indus Valley Civilization, because in this place give me some important information of the trade. सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? ट्रेड का देते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके मतलब होते थे मोतियों की माला, ठीक है, जो हमें मिलते थे मोतियों की माला, मोतियों की माला बनाए जाने का। और ये मनके का मतलब क्या होता था? मनके जो समुद्र से मिले सीप होते थे, सीप जो होते थे, उनसे जो वस्तुएं मिलती थी उन्हें मनका कहा जाता था। देखिए एग्जैक्टली अब हम बात करते हैं मुद्रा पे, तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि कॉइन्स जो है, कॉइन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे मिलती है मुहरें, जो स्पेशली अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्गाकार की मुहरें प्राप्त ज्यादा हुई हैं, वर्गाकार आकृति की, ठीक है। और ये स्पेशली देखा जाए तो सेल खड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से बनी हुई है, ठीक है। तो ये नॉर्मली देखा जाए तो सेल खड़ी से बनी हुई मुद्राएं हैं। सेल खड़ी से बनी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, है ना। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बताया गया है कि बहुत सारे कारण हैं इसके समाप्त होने के। जैसे कि इसके कहा जाए कि अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया। व्हाई इज द रीजन? देखिए अचानक छोड़ने का कारण ये था, जो एक्चुअल हमें मिलती है जानकारी, जो वास्तविकता में जानकारी मिलती है, लोग कहते हैं कि भोजन की तलाश, क्योंकि देखिए मनुष्य जो था वो भोजन की तलाश में अपने आप को ढूंढने लगा था, अपनी नई जगह को ढूंढने लगा था। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो था, नदियों की दिशाओं में परिवर्तन, रूट चेंज, है ना, रिवर रूट चेंज। नदियां अपना मार्ग बदलने लगी, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो गया। अब देखिए नदी घाटी सभ्यता थी, एग्जैक्टली कहा जाए तो नदी घाटी सभ्यता रही है। और नदी घाटी सभ्यता लगभग तो आज भी सभी हैं, क्योंकि नदियां नहीं रहेंगी, पानी नहीं रहेगा तो कैसे जीवन होगा। और उस समय तो पूरा सब कुछ तो पानी पे ही निर्भर था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या कि जब नदियां अपना रास्ता बदलने लगी, ठीक है, तो बदलती हुई नदियों के रास्ते बदलने के कारण लोगों ने भी उन्हीं की नदियों के पीछे जो है अपने आप को आगे गतिशील कर लिया। आगे गतिशील कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब नदियां अपना रास्ता बदलने लगी। अब देखिए नदियों के सूखने के असर कुछ ही इलाकों में हुआ, ठीक है। बाढ़ और नदियों के सूखने के इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता गया, इनका जो सिस्टम था, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हो गया और ध्वस्त होने के साथ इस नगर का पतन हो गया। ये सब हुआ क्यों तो कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती रही हो। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए हों। अर्थात देखिए इनका कोई बहुत बड़ा विस्तार तो था नहीं। और लॉजिकली अगर अभी देखें कि जिस तरीके से आज
मतलब एक कंडीशंस है, हम अवेयरनेस है, साइंटिफिक नॉलेज है हमारे पास में, हम बहुत सारे क्राइटेरियाज को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, उन्हें हम पहले से ही जज कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ गए ना। यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खासतौर से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से प्रेशराइज्ड लाइफ को जी रहे थे। जैसे ही इनके आसपास की जो वस्तुएं थी वो समाप्त हुई, तो इनका जो था, उनका पूरी तरीके से डाइवर्जन हुआ और ये एक दूसरे जगह पे शिफ्ट होने की कोशिश में जब चलने लगे, बाहर निकलने लगे, तो इनकी जो अपनी जो व्यवस्था थी, मूल जो था इनका मेन स्ट्रेंथ जो थी, ठीक है, वो समाप्त हो गई और यहाँ से इनका पतन हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा, तो नदियों के दिशा परिवर्तन के कारण जो है इनका पतन आपने देखा है। तो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण में इलाकों में नई छोटी बस्तियां बसा चुके थे, ठीक है। खासतौर से अगर हम लोग देखें तो नील नदी के आसपास के इलाकों को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो अन्यत्र लिखा गया है, तो यहाँ भी आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान हो गया था। तो इस तरीके से देखा जाए बहुत बड़े परिवर्तन आए हुए थे, ठीक है। जहाँ पे आप देखें ये पिरामिड बन जाते हैं, पिरामिड मतलब अब जो संभव नहीं था वो भी बड़े बड़े जो स्थल जहाँ पे लोग रहते थे वो अचानक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से इसे देख करके लगता है कि ये दौर काफी कठिन रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ हमारे पास में जो आपके, देखिए हमने आपको बताया है दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। मैं इसे नहीं करूंगा, आप सभी इसे करिए, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में लिखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन्हें रीड करिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरीके से नहीं तैयार होगा। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर, क्लास 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्लास 5 की ओर जब हम लोग चल रहे हैं तो आपको एक चीज देखना है कि हमारा जो क्लास 5 है वो ये कह रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर सोर्स को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? लिटरेचर सोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दुनिया में के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथों की हम बात करना चाहते हैं। पुस्तकालय में मेरी देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि कैसे हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा और कहा कि वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी, छोटी छोटी किताबें से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए एक शिक्षक ने देखा। उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कविताएं, महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई थी। साथ ही साथ कहा जाए कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे ही वेदों का एक संग्रह निकल गया, प्रस्तावना निकल रहा है कि हमारे पास, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि हमारे पास वेदों का संग्रह क्या है, तो वेद क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक पूछा जाता है वेद क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग समझें कि ये जो वेद है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। वेद का मतलब होता है टू नो, ठीक है। क्या है? टू नो, अर्थात जानना। जानना, क्या जानना, ठीक है, कि संसार देखिए संसार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, कार्य एवं लक्ष्य, ठीक है। यहां आने का कारण क्या है और लक्ष्य क्या है, ठीक है। कार्य और लक्ष्य के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको रखनी है। एम क्या है, जैसे कहा जाए कुछ आदमियों का यहाँ आना है धन कमाने, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं धन वगैरह कुछ नहीं, हमें मोक्ष कमाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इंसोल्यूशन प्राप्त करना है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो चेंजेस आया वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया कि आखिर वेदों से हमें किस बात की जानकारी मिलती है। देखिए वेद एग्जैक्टली जो है वो संस्कृत की जो वकैब है वो है विद, विद से बने हुए हैं, ठीक है। और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ क्या होता है? जानना, अर्थात ईश्वर को जानना, ठीक है। अर्थात ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानना, ठीक है, संसार को जानना और संसार से मुक्त होकर के आत्मा को जानना, ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है, वेदों का महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, जो वेद हैं इनको जो लिखने वाले लोग थे, वेदों को जो लिखने वाले लोग थे वो थे आर्य। ठीक है, कौन थे वो? आर्य। तो आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, चलिए इसकी पूरी कहानी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हेडिंग है वैदिक काल। वैदिक काल है आपकी हेडिंग, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक काल में आर्य। देखिए, इसको जो लिखने वाले लोग थे आर्य। ठीक है, आर्य। आर्य जो है वो एक भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, लैंग्विस्टिक वर्ड है। ठीक है, यह जाति का शब्द नहीं है, जाति का नहीं। ठीक है, किसी जाति को ये रिलेट, मतलब कास्ट को ये रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये लैंग्वेज को रिलेट करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को रिलेट करते हैं। ओके, तो ये जाति का शब्द है, नहीं है, भाषा का शब्द है। तो इस भाषा के का अर्थ क्या होगा, इसका कहने का सेंस क्या होगा? देखिए, इसका अर्थ था श्रेष्ठतम, नोबलिस्ट। ठीक है, ये थी श्रेष्ठतम, नोबलिस्ट थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था कि श्रेष्ठतम का मतलब, क्योंकि सबसे पहली बात कहा जाए, भाषा का व्यवस्थित ज्ञान, भाषा का व्यवस्थित ज्ञान जो है ये इन्हीं को मिला। ठीक है, किनको मिला? वेदों के आर्यों को ही मिला। अब सबसे बड़ी बात है, आर्य कौन है? देखिए, आर्य, मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं। ठीक है, मैक्स मूलर जो जर्मनी के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया। ठीक है, इस प्रयास में अगर हम लोग देखें तो ये बताते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने हिमालय की कंदराओं से, ठीक है, खैबर और बोलन, दो पासेस हैं, ठीक है, यहां से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। और जब भारत में प्रवेश किया तो ये पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सर्वाधिक घनत्व में बसे। ठीक है, और गंडक नदी तक, ध्यान रखिएगा, गंडक नदी जिसे हम लोग सदा नीरा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी जो है यहां तक ये बस गए, सर्वाधिक बस गए। और इसके नीचे जो है वो अनार्य थे, अनार्य। ठीक है, अनार्य। तो एक बार और एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए, अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए, आर्य की बात अगर मैंने आपसे किया है, आर्य की बात, ठीक है, देखिए कहां से आए? ये आए हैं मध्य एशिया से, राइट है ना, मध्य एशिया से। इनके बारे में बताता कौन है? मैक्स मूलर। कौन बता रहा है? मैक्स मूलर। ठीक है, और ये कहां से आए? हिमालय से आए। ठीक है, हिमालय में कहा? खैबर, खैबर और बोलिन पासेस से, पासेस मतलब होता है दर्रा। ठीक है, यहां से आए। और इनका जो मैक्सिमम डेंसिटी थी वो पंजाब और हरियाणा, इनका जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट था वो बिहार, बिहार के गंडक नदी था। ठीक है, इसी नदी को सदा नीरा भी कहते हैं, सदा नीरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये यहां तक बस गए। ठीक है, तो देखिए, एक युद्ध की चर्चा होती है, एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है हमको, जिस युद्ध को कहा जाता है क्या? दसराग युद्ध, दसराग युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये 10 लोगों में हुआ था। 10 लोग इसमें थे, जिसमें 5 आर्य थे। आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोग, 5 अनार्य थे। इनके बीच जो लड़ाई हुई, इसमें आर्यों की विजय हो जाती है। तो कहा यह जाता है कि यहाँ तक, है ना, गंडक नदी तक जो है वो आर्य रहे, इसके ऊपर आर्य हो जाएंगे, और इसके नीचे जो हो जाएंगे अनार्य हो जाएंगे, अनार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो वर्णन मिलता है, एक ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ही है,
शतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए यहां से आर्य हो गए, आर्य का भारत में आगमन हुआ। इन्हीं आर्यों ने जो है भाषा का ज्ञान हुआ। इन्हीं आर्यों से क्या हुआ, में आर्य ने ही पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। किसका? संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और संस्कृत भाषा में इन्होंने जो रचना लिखी उसे वेद कहा जाता है ना, वेद कहा जाता है, वेद कहा जाता है। अब वेदों को इन्होंने क्यों लिखा? इन्होंने संसार, ईश्वर और मनुष्य के कर्मों को जानने हेतु इसके लिए मंत्रों की रचना की। ठीक है, अब जो मंत्रों की रचना की, ठीक है, तो आप देखिए वेद कैसे हो जाते हैं। वेद हो गए आपके 4। वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हैं तो आपको देखना है। पहला है आपका ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद आपके हो जाते हैं। क्लियर है? 4 वेद। तो इन 4 वेदों में देखें सबसे प्राचीनतम वेद है क्या? प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और इन 3 वेदों को मिला करके देखिए, 3 वेदों को मिला के कहा जाता है, क्योंकि तीनों का कंटेंट लेवल लगभग एक माना जाता है। ठीक है, इनको मिला के कहा जाता है वेद त्रयी, है ना, 3 इंपॉर्टेंट वेदास। ठीक है, और जब हम चारों को मिला देते हैं, ठीक है, चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। तो आपसे प्रश्न आता है कि संहिता में मतलब वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होता? तो वो कौन सा वेद नहीं शामिल होता? अथर्ववेद शामिल नहीं होता। राइट है ना, अथर्ववेद इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो ये आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट के रूप में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के पेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आप सभी के साथ तो डिस्कशन करते हैं। तो इस बात में मैंने आप सभी को समझाया कि देखिए वेद क्या है, कि शायद तुमने वेदों के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज्यादा का मतलब यह है कि अगर हम लोग एग्जैक्टली कहें 1000 से ज्यादा तो 1028 है। ठीक है, 1028 है। तो आप देखेंगे कि वेद जो है इसमें 1028 सूक्त है। कितने? 1028। ये रिटन फॉर्म में है एग्जैक्टली। ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। ठीक है, अच्छी तरीके से बोलना। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे जाते हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 3 देवता कौन कौन से हैं? देखिए इसमें लिखा है अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी 250 बार इनका वर्णन है। ठीक है, 275 टाइम इनका जो है वर्णन है इसमें, 275। ठीक है, और वहीं अग्नि जो है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड है, 250 है। सोम जो है 175 बार इनका वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके इतने बार नाम आए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा था जिन्हें सोमरस प्राप्त किया जाता था। इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता था।
ये देवताओं का खास प्रकार का एक ड्रिंक होता था, ठीक है, फेवरेट ड्रिंक। जैसे एल्कोहल आज हम लोग देखते हैं, नारियल होता है ना, ताड़ी होता था, एक ताड़ी नामक पेड़ के तरीके से ये होता था सोमरस, जो मोजवंत की पहाड़ियों पे पाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में एक है मोजवंत शिखर है, वहां पे ये पाया जाता था। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। अगला अगर हम लोग देखें तो ये है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षर, शब्द और वाक्य में बांटते थे, सहस्र और पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित थे। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहती थी, और तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न थी, अर्थात कहा जाता है कि थोड़ा सा क्लिष्ट मानी जाती थी, कठिन मानी जाती थी। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला, ये हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है सेगमेंट। देखिए संस्कृत और अन्य भाषाएं हम आपको समझाने वाले हैं कि देखिए संस्कृत और भाषाओं के रूप में देखें। संस्कृत जो भाषा है भारूपी, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ संस्कृत जो है वो भारत का ही अपना एक लैंग्वेज है, बल्कि यह भारूपी भाषा कही जाती है। भारत और यूरोप दोनों जगहों से अगर हम देखें तो इस भाषा का तालमेल बैठता है, ठीक है। और देखें यहाँ पे तो भाषा परिवार कैसा, भाषा कई प्रकार की होती हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी यूरोप की भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, ये सभी भाषा इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। जैसे मातृ शब्द है, ये आपका संस्कृत का शब्द है, माँ है हिंदी का है, मदर जो है वो अंग्रेजी का है। तो इस तरीके से देखेंगे भाषाओं में कई तरीके से सिमिलरिटीज मिलती हैं। ठीक है, क्या इनमें कोई समानता नजर आती है? तो आप देखेंगे उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में देखा जाए तो हम भारतवर्मा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, और वहां पे देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से रिलेट करती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से रिलेट करती हैं। तो यह भाषा परिवार है, इनमें हम लोग कभी और विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे। देखिए हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, ऋग्वेद उच्चारण किया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, चलिए हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार जो है वो ऋग्वेदों को कैसे पढ़ते हैं। देखिए इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरीके से अतीत के बारे में इकट्ठी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऋग्वेद का अध्ययन, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवता के रूप में पूजित दो नदियां हैं, जिसे देवता के रूप में ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र जो है इन्होंने जिसे ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे, ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल मिला के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल है, जिसमें जो तृतीय मंडल है, जो थर्ड मंडल है आपका, थर्ड मंडल है, उसकी जो रचना लिखी है वो किया है विश्वामित्र ने। ठीक है ना, किसने किया है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने उसकी रचना किया है। और ये कौन सी है? ये है गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना, जिसे आप बहुत ही है ना अच्छी तरीके से उसका गान करते हैं। और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है ना, सूर्य देवता को समर्पित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। व्यास और सतलुज के बीच में ये संवाद कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यास और सतलुज है ना, व्यास और सतलुज जो है ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको पूरा, अगर नदियों में सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए कि नदियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी से नदीतमा कहा जाता है, वो है सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी जो है, घग्घर नदी आज के दौर में कही जाती है, जो हरियाणा में है ना पाई जाती है। ठीक है, इसे नदीतमा कहा जाता था, नदीतमा।
माँ, मतलब नदियों की माँ क्या कहा जाता था? नदियों की माँ कहा जाता था, मदर ऑफ रिवर्स कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें सबसे पवित्र नदी के रूप में अगर पूछा जाएगा तो वो है नदीतमा सरस्वती है। ठीक है, और व्यास और सतलुज के बीच ऐसे संवाद के लिए बहुत सारे सूक्त यहाँ पे लिखे गए हैं। हम देखते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपियों को थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना है ये, भुर्ज वृक्ष की छाल पर। किस छाल पे? एक भुर्ज नाम का एक वृक्ष है जिसकी छाल पर यह लिखी गई है। देखिए, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसकी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। क्लियर है? देखिए, विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो बातें कही गई हैं, थोड़ा सा उनको हम लोग जज करते हैं। रीजन क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कंटेंट आप सभी को ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आप सभी से कहा है कि कंटेंट आप हमारे डैशबोर्ड पे देखने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने किताबों को मर्ज करते रहिएगा, मिला के देखते रहिएगा, और हम आपको जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको आप वहाँ से टैली करते रहिएगा। देखिए, यहाँ विश्वामित्र लिखा गया है कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रहे हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाती हैं। नदियां जल से संपूर्ण परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर इसे रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? इस तरीके के संवाद जो है यहाँ पे लिखे गए हैं, जिनका ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स कैसे है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि इनके यहाँ जो इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट था वो क्या था। देखिए, इनके यहाँ जो वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट था, या कहा जाए जीवन में इनका किस तरीके से व्यवस्थित था, तो वो मवेशी थे। मवेशी, ध्यान रखिएगा, मवेशी वो होते हैं जो कई तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा जाए तो उनको हम अपनी सुविधाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उन्हें कहीं न कहीं, है ना, मांस के लिए भी उनका प्रयोग करते हैं, चारा के रूप, मतलब कई उनका मल्टीपल यूज जो किया जाता है, उन्हें मवेशी के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद में मवेशी बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में आते थे। तो देखिए, हॉर्स इज अ फेवरेट एनिमल इन वैदिक एज। ठीक है, आर्यों के समय में घोड़ा जो है सबसे ज्यादा प्रिय पशु माना जाता था। घोड़े को सबसे प्रिय पशु माना जाता था। ठीक है, इन लड़ाइयों में मवेशी जीत जाते थे। लड़ाइयां जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयारी हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। अब ध्यान रखिएगा, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें कि अगर कोई युद्ध होता था, युद्ध यहाँ पे स्पेशली इनके यहाँ जो युद्ध होता था वो गायों को लेकर के होता था। किसको लेकर के होता था? गायों को लेकर के, है ना, गाय को लेकर के होता है। इसे गवेष्टि बोला जाता था। गवेष्टि, ठीक है, गवेष्टि बोला जाता था इसे, अर्थात गायों के लिए होने वाला युद्ध। तो इसमें ये बताता है, इस बात से पता चलती है कि यहाँ जो राजा होता था या सरदार हम लोग कह ले, क्योंकि कबीला हुआ करता था इनका, सरदार जो था वो कर प्रणाली नहीं लागू थी। यहाँ पे कर प्रणाली प्रारंभिक स्थिति में, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति में कर प्रणाली नहीं थी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वैदिक काल है वो दो भागों में बांटा गया है ना, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं वो ऋग्वैदिक काल की पढ़ रहे हैं। खासतौर से अगर देखें तो पूर्व वैदिक काल की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कुछ हिस्सा जो है पुरोहित, मतलब आपस में ये लोग जो होते थे आपस में चीजों को बांट लिया करते थे, किसी का एकाधिकार उन पे नहीं होता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त हो जाता था, उसी से यज्ञ होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। देखिए, प्राचीन काल में जो भी परंपराएं चल रही थी वही परंपराएं तो आज भी हैं। आहुति का मतलब क्या होता है? हवन करना, हवन देना। जैसे आज भी तो हम लोग हवन करते हैं, और हवन में पहले अभी भी देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बल्कि प्रोहिबिटेड है, इसे नहीं करना चाहिए।
कानूनी रूप से यह गलत है। लेकिन देखेंगे तो नरबली जो है, नरबली तो नहीं दी जाती है लेकिन पशु बलि के रूप में दी जाती थी। पहले पशु बलि नरबली दोनों होती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ध्यान रखिएगा, परमानेंट आर्मी यहाँ पे नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्थायी सेना नहीं थी। जिसे आप देखेंगे जो एनसीसी वगैरह होता है, आज हम लोग देखते हैं एनसीसी है, मतलब एक तरीके से लोग जो है अपने लिए अपने युद्ध का प्रशिक्षण किए रहते थे, ठीक है। लेकिन वो सैनिकों की भांति तैयार होकर नहीं खड़े रहते थे, बल्कि वो क्या होते थे, अपने आप को, ठीक है, मौका देखते हुए लड़ाई के लिए तैयार करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे वहाँ ये लोग अपने सरदार चुनते थे और बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में अपनी लड़ाइयों को लड़ते थे। लोगों की विशेषताओं बताने वाले शब्द क्या हैं, आप देखिए यहाँ पे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार तथा समुदाय, निवास स्थान तथा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखें, यहाँ पे कुछ शब्द हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी चीजें हम लोग आपको नोट करा रहे हैं साइड टू साइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। उसके साथ आपको पूरी कहानी बता दे रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीख जाइए, है ना। और आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार, समुदाय, निवास स्थान और संस्कृति के आधार पर किया जाता है। लोगों में ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्द देखिए आप। देखिए ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग उन्हें राजा कहा करते थे, राइट है, ठीक है। जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, राजा। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम अब बाद में पढ़ोगे, क्योंकि वो लड़ाइयाँ, राजधानी और महलों में रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो कबीले के सरदार हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से कबीले के सरदार हुआ करते थे। अर्थात वो राजा, जैसा आज हम लोग जानते हैं कि राजा महल होगी, सेना होगा, रानी होगी, बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, ठीक है, उनके ऊपर युद्ध, उनका सबसे मेन मोटो जो होगा युद्ध होगा, राज्य की सुरक्षा होगा। ऐसे कुछ राजा नहीं थे इसमें, बल्कि हम लोग कहें तो राजा कैसे थे, तो एक तरीके से कहा जाए कि एक ग्रुप होता था इनका, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता था, जो लोग कुछ एक समुदाय में रहते थे। तो समुदाय में रहने वाले लोगों को सेफ करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए ये लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। उसी समुदाय को में जो किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। अब चुना जाने वाली बात से आप देखिए, राजा जो यहाँ होता था या सरदार जो होता था, उसका चुनाव होता था, वो नॉमिनेटेड होता था। और चुनाव के लिए देखिए चार प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है। क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं बनी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है वो जन्मजात राजा हो जाएगा, ठीक है, वंशानुगत राजा नहीं था। यहाँ देखिए सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है, ये चार समूह थे जो चुनते थे राजाओं को। दिमाग में रखिएगा बात, है ना, चुनते थे राजाओं को कि क्या है, कैसे राजा को चुना जाएगा। इस बात से बहुत आप ताल्लुक रखिए, क्योंकि राजा यहाँ पे वंशानुगत नहीं था, न कोई कर व्यवस्था थी, न ही स्थायी सेना थी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो बहुत क्लियरिटी हो जाती है आपको। पिछले देखिए अनुराग को एक बार फिर पढ़ो और अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप तो मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए राजा क्या होता था, जो इनका समाज होता था, इनकी सोसाइटी होती थी, उसकी सुरक्षा करता था, ठीक है, उसकी सुरक्षा करता था, ठीक है। देखिए वो उत्पादन के कार्यों पर भी नजर रखता था, जो उत्पादन हो रहा है उनके कार्यों, मवेशियों पे नजर रखता था, मवेशियों पे नजर, घरेलू झगड़ों, है ना, जो भी इनके यहाँ झगड़े होते थे, ठीक है, उनको निपटाता था, ठीक है। समान वितरण पर ध्यान रखता था, समान वितरण की, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि किसी का हिस्सा ले ले, ठीक है। और हम सीधी सीधी बात कहें, सोशल सिक्योरिटी को बैलेंस करता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्स अबाउट a king in the time period of Vedic age, ठीक है, because the main important aim of the king is only the social security in society, okay, social security ही उसके लिए सबसे important part था। देखिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक था जन और दूसरा प्रयोग होता था अन्य भाषाओं में होता था, दूसरा था विश्व, ठीक है। देखिए जन शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो है जनता, ठीक है, जन का मतलब होता था जनता, है ना, पीपल्स, ठीक है,
ठीक है। जनता जो होती थी उसे हम कहते थे जन उस समय, ठीक है। दूसरा शब्द था विश्व, विश्व मतलब वैश्य शब्द से लिया जाता था। देखिए जन के बाद होता था विश्व, जन, देखिए हम आपको एक टर्म बताते हैं, पॉलिटिकल टर्म बताते हैं, जिससे जन के बाद जन को बहुत सारे जनों को मिला के बनता था विश्व, ठीक है। विश्व बहुत सारे विश्व को मिला के बनता था आपका जनपद, है ना, जनपद, जनपदों को मिला के बनता था महाजनपद, ठीक है। पूरी कहानी आपको हम अलग अगला वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम समझाएंगे। तो एक तरीके से ये कहा जाए तो ये प्रॉपर वे में द सीक्वेंस ऑफ द सोसाइटी थी, एक तरीके से हायरार्की ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले हो जाएंगे आम जनता, आम जनता को मिला दिया, बहुत सारी जनता को मिला दिया तो विश्व बन गया, बहुत सारे विश्व को मिला दिया तो जनपद बन गया, जनपदों को मिला दिया तो महाजनपद, महाजनपदों को मिला दिया तो राज्य, राज्य को मिला दिया तो साम्राज्य। इस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इनमें पुरु जन है, आपके देखिएगा पुरु जन है, अविषय, भरत जन है, यदु जन है और विषय। जैसे हम लोग अपनी कम्युनिटी, अपने चीज़ों को बताते हैं कि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम पर्टिकुलर कुल के हैं, गोत्र के हैं, यहाँ भी वही चीज़ें बताई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य मैंने आपको बताया था, ये नोबलिस्ट अपने आप को कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा, दस्यु, दस्यु का मतलब आज भी हम लोग कहते थे डाकू, है ना। दस्यु की एक परिभाषा है डाकू, डाकू एक पर्यायवाची है। दस्यु मतलब ये लोग यज्ञ में भाग नहीं लेते थे बल्कि यज्ञ को डिस्टर्ब किया करते थे, ठीक है। और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में वे बाद के समय में दस्यु, बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया होता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे वे सब उनको करना पड़ता था क्योंकि वो गुलाम होते थे। उनका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं होता था, स्वतंत्र अधिकार उनका नहीं होता था। दे आर ओनली, है ना, दे आर ओनली अ सर्वेंट ऑफ द पीपल्स होते थे, ठीक है। वो कोई काम इंडिपेंडेंट वे में नहीं करते थे। जिस युग में महाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक तरह का अलग विकास हो रहा था, ठीक है। देखो आगे क्या होता है, हम लोग इसको चल के समझते हैं। आखिर एक तरफ किसी और विकास की धारा चल रही थी तो किसी तरफ और कुछ और चल रहा था, तो उन चीजों को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। देखें, देखिए बस इसको हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं। देखिए, खामोश प्रहरी कहानी पाषाण काल, महापाषाण काल की, ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण काल मतलब बड़ा पत्थर, महा का मतलब होता था बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, जान नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, इनका प्रयोग किया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है 300, ठीक है, 300 साल पहले शुरू, 3000 साल पहले शुरू हुई। ये दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत और कश्मीर में प्रचलित देखी जाती हैं। चित्र देखते हैं हम चित्र देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है महापाषाण खंड। जिसे देखिए कि पहले क्या होता था, ईंटों का निर्माण तो हम लोग कर नहीं पाते थे, ठीक है। ईंटों का निर्माण तो एग्जैक्टली था नहीं, तो उन्हीं पत्थरों से ये अपने घरों को बनाने की जो परंपराएं थी उन्हें महापाषाण काल कहा जाता था। महापाषाण काल का मतलब ये होता है कि जो बिग स्टोन होते थे, ठीक है, रॉक्स होते थे, उनको इकट्ठा करके जो घरों को निर्मित किया जाता था उन्हें कहा जाता। महापाषाण का निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को उठोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारी सेमेट्री सिस्टम थी उसके लिए महाखंडों का, विशाल खंडों का देख रहे होंगे। अगर मैं जूम कर रहा हूं तो आप इस खंड को देख रहे होंगे। आज भी जो डेड बॉडी को हम दफनाते हैं, सुपुर्द खाक करते हैं, उसमें हम लोग देखें तो इस चीज को दिखाया जाता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। समानता, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें जो बॉडीज को दफनाया जाता था उसके साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया जाता था। जैसे मम्मी मूवी आपने देखी होगी, मम्मी एक मूवी है, आप देखेंगे तो ये आपने अगर देखा होगा तो एक प्रकार का विशेष लेप लगाया जाता था जिससे बॉडी खराब न हो। अगर खराब हो तो धीरे धीरे इस तरीके से खराब हो या बहुत दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाता था। जिन्हें काले लाल मिट्टी के ब्लैक बर्तनों के नाम से जाना जाता है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर्स के नाम से।
इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, समान पत्थर और सोने के जो गहने हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो इनकी सिमेट्री थी, इनकी जो सिमेट्री सिस्टम था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। और ये खासतौर से इनको जो अपने टाइम पीरियड में एक जानकारी होती थी कि जो शव होते हैं वो वाकई में क्या इनका अंत हो जाता है, क्या ये वाकई में पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, या कहा जाए कि इन्हें सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि जो प्रारंभिक धारणा थी, जो एक कहा जाए द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम इन इंडिया, सो दैट कि यहाँ पे बहुत क्लियरिटी नहीं थी कि बॉडी डेड कर जाती है, बॉडी समाप्त हो जाती है तो कैसे उसको वो डाइल्यूट होती है, ठीक है। तो सेफ्टी पर्पज ऑफ द बॉडी है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिमेट्री सिस्टम ऑफ ओल्डेस्ट एज, है ना, ओल्डेस्ट इन एंशिएंट इंडिया, राइट, है ना। तो उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाते थे, ये गड्ढे खोदते थे, गड्ढे खोदने के बाद फिर उसको जो होता था बहुत अच्छी तरीके से उसको पॉलिश करते थे, पॉलिश करने के बाद बॉडी पे जो डेड बॉडी होती थी उसके ऊपर लेप लगाया करते थे। बहुत सारे जो हमारे यहाँ मसाले मिलते थे, ठीक है, खासतौर से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मसाले भी मिलते हैं या जो अगर बॉडी पे लेप लगा दिया जाए तो कई वर्षों तक जो है बॉडी वो सड़ेगी नहीं या खराब नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ साथ इनका मानना यह था कि ये जो लोग हैं इनके साथ खाने पीने की वस्तुएं भी रखी जाएं, क्योंकि मान्यता ये थी कि शांत तो शरीर हो गई है लेकिन हो सकता है कि इनका पुनर्आगमन हो, ठीक है, और ये फिर से अपने शरीर को प्राप्त करें तो इनको भोजन पानी की समस्या न हो। ऐसी भी बहुत बड़ी मान्यताएं भी यहाँ पे मानी जाती हैं। लेकिन आगे चल करके इन्हीं मान्यताओं के साथ वैदिक धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म का उद्भव होता है, रीबर्थ सिस्टम का जन्म होता है कि कोई व्यक्ति जो है जिनका कर्म पूरा नहीं होता है, जो वास्तविकता में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनका पुनर्जन्म होता है। तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग खुल के चर्चा करेंगे आगे के विषयों में। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया है कि नो, हड़प्पा में कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। और वैदिक काल के स्पेशल डिवीजन अगर देखा जाए तो वैदिक काल का जो डिवीजन हुआ है, आप देखें यहाँ पे एक लास्ट आज का इस सेगमेंट में हम लोग देखें वैदिक काल को, अगर हम लोग देखें तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, आप देखेंगे अर्ली, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो ये इनका जो टाइम पीरियड है वैदिक काल का वो हम लोग देखेंगे 1500 से 600 बीसी तक का है, 600 बीसी तक का, राइट, है ना। तो देखिए जो शुरुआती दौर है ये 1500 से 1000 बीसी जो है ये आपका हो जाता है पूर्व वैदिक काल, और ये उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से लेकर के, ठीक है, ये हो जाता है आपका 600 बीसी तक, ओके, 600 बीसी तक हो जाता है। तो ये इस टाइम पीरियड में लोहे को मिला है। मतलब अगर हम लोग एग्जैक्टली एकदम क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आयरन जो है वो उत्तर वैदिक काल में है, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ कहाँ अब ढूंढेंगे, ठीक है, लोहे को इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ ढूंढेंगे। तो चलिए आप सभी के साथ यूं ही मैं जुड़ा रहूंगा अगली क्लास में, ठीक है। जो अगली क्लास में आप सभी को लेके चल रहा हूँ वो है वैदिक काल की अगली भूमिकाओं के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप देख रहे हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा। अगर 6 और 7वीं की किताब में इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको आप मुझसे कोई बुक्स पूछेंगे कि सर मुझे कोई किताब बता दीजिए जिसमें सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हो, तो नो, कोई किताब नहीं है। एनसीईआरटी द बेसिक बोन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।